टीचर्स भी ये बात बच्चों को नहीं बताते हैं। केवल टेंसेस से आप कभी भी ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। केवल टेंसेस सीख लेने से आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाओगे। कैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएंगे, ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी हेल्पफुल है। परफेक्शन कब आता है? जब मिस्टेक्स से आप सीखते हैं। मिस्टेक्स आर बेस्ट टीचर। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरजे सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी कोचिंग कृष्णा क्लासेस में। आज के टॉपिक हमारे यूज ऑफ इट, देयर एंड लेट के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस करना चाहता हूं। आप लोगों को पता है कि टीचर्स भी ये बात बच्चों को नहीं बताते हैं। वे बच्चों को ट्रांसलेशन करने के लिए टेंसेस तो सिखा देते हैं, बट ट्रांसलेशन करने के वक्त बच्चों को और लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज आता है। और वो चैलेंज क्यों आता है? केवल टेंसेस से आप कभी भी ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे। केवल टेंसेस सीख लेने से आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाओगे। आप टेंसेस के साथ साथ में आपको इन चीजों को भी नॉलेज होनी चाहिए। हमें यूज ऑफ इट, देयर एंड लेट के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे हमने लास्ट वीडियो में यूज ऑफ हैज, हैव, हैड के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही इस पूरी सीरीज में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें ये हेल्प करती हैं कि कैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएंगे और कैसे हम अपने एग्जाम में जो ट्रांसलेशन करने के लिए आता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करने में ये आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि टीचर्स भी ये बात बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि वो कैसे इंग्लिश बोलते हैं या वो कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, उस पर वो कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन जो चीजें उन्हें सिखाई गई हैं कि केवल और केवल अगर टेंसेस सीख लिया तो हमें ट्रांसलेशन आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। केवल टेंसेस सीख लेने से आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है। उसके साथ साथ और भी कई सारे टॉपिक्स पे नॉलेज और ग्रामर रूल्स आपको सीखने होते हैं। उसी सीरीज में आज हम आपके साथ में एक नया वीडियो लेकर के आए हैं, यूज ऑफ इट, देयर एंड लेट। ओके, सो शुरू करते हैं हम लोग। और ये जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 6 से 12 तक के बच्चों के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश यानी आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी इसको ये हेल्पफुल है वीडियो। तो यूज ऑफ इट एज अ प्रोनाउन एंड यूज फॉर द ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स। देखिए बच्चों, इट क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? अब प्रोनाउन जो होता है, नाउन की जगह पर जिस वर्ड को हम लोग यूज करते हैं एट द प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। और इसके ऊपर पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर एक हमारा वीडियो भी पड़ा हुआ है जिसमें मैंने शॉर्ट्स में सभी की डेफिनेशंस और उनकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन बताया हुआ है। वो वीडियो भी आप जाकर के ग्रामर इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो इट एक प्रोनाउन है और ये नॉन लिविंग थिंग और एनिमल और बेबी के लिए यूज होता है। अब कई बार क्या कहते हैं, आपके घर पे कोई बच्चा है, वो रो रहा है, तो आप ये कहते हो कि अब बेबी गर्ल है तो आप कहते हो सी इज क्राइंग, बेबी बॉय है तो आप कहते हो ही इज क्राइंग। ये रॉन्ग है। ऐसा आप कभी भी ट्रांसलेट नहीं करेंगे। जैसे ट्रांसलेशन में आ गया कि एक छोटा सा बच्चा एक गांव में अपनी माँ के साथ रहता था, ठीक है। सो आपने कहा कि देयर वाज बेबी लिव्ड विद हर मदर इन अ विलेज। फिर आपने कहा कि एक दिन वो रो रहा था, वन डे ही वॉज क्राइंग। अब यहां पर वो रो रहा था तो ही वॉज क्राइंग की जगह क्या हो जाएगा? इट वॉज क्राइंग। तो जब बेबी होता है तो बेबी में जेंडर शो करने के लिए ही और सी प्रोनाउन ना यूज करके हम वहां पर इट यूज करते हैं। फिर आपके एनिमल है, तो आपने बचपन में एक चीज नोटिस करी होगी कि सभी ने काऊ के ऊपर ऐसे याद किया है, ऐसे लिखा भी है। आपने एलिफेंट के ऊपर भी ऐसे याद किया है और ऐसे लिखा भी है। तो आपने काऊ के ऊपर जब भी आप ऐसे कर रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि काऊ इज अ पेट एनिमल। और फिर आपने बताया कि उसके 4 पैर होते हैं। तो आपने कहा, आप ये नहीं कहते हो सी हैज 4 legs, आप कहते हो इट हैज 4 legs। तो काऊ है तो काऊ के लिए शी नहीं यूज करना है। आपके घर में पेट डॉग है तो डॉग मेल अगर डॉग है तो आप उसके लिए ही नहीं यूज करोगे, आप उसके लिए शी नहीं यूज करोगे, आप उसके लिए इट यूज करोगे। फिर जितनी भी आपकी लिविंग थिंग्स हैं, कई बार हम लोग बुक्स जैसे हम लोग हैं, बुक्स हम लोग किताब है,
हम लोग हिंदी में किताबों को क्या है एज ए फीमेल की तरह ले लेते हैं। तो आप कहते हैं आई एम नॉट गेटिंग माई बुक्स, है ना। और आप देवर कहना चाहते हैं आई एम नॉट गेटिंग माई बुक, अगर आप सिंगुलरली यूज कर रहे हैं उसको, तो आप कहोगे सी वॉज पुटिंग ऑन द टेबल। तो सी वॉज पुटिंग ऑन द टेबल इज रॉन्ग, आपको बोलना है इट वॉज पुटिंग ऑन द टेबल, वो टेबल के ऊपर रखी हुई थी। सो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इट यूज होता है, एनिमल्स के लिए भी जैसे मैंने बताया, और रॉन्ग कैसे यूज करते हैं वो भी बता दिया। और बेबी के लिए भी, बेबी का भी जेंडर कभी नहीं शो करते हैं, उसके लिए भी इट लगाते हैं, चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, हमेशा आप कहेंगे इट इज माई बेबी, इट इज क्यूट बेबी, आप इट यूज करेंगे। ओके, सो सम एग्जांपल्स आर देयर, दिस इज माई पेन, इट इज ब्लू। सो दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। अब पेन एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन सॉरी पेन एक नाउन है, और नाउन की जगह पर इट यूज हुआ है। यहां पर आप पेन इज ब्लू, इट किसके लिए यूज हुआ है, पेन के लिए। पपी, अब पपी हमारा पेट होता है तो इट इज वेरी क्यूट, अब पपी के लिए यहां पर इट यूज हुआ है। वेयर इज माई फोन, फोन के लिए इट यूज हुआ है, इट इज ऑन द टेबल। उसके बाद यहां इट किसी चीज को रिप्लेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली प्रोनाउन में हम लोग क्या करते हैं, नाउन की जगह पर जो वर्ड उसको नाउन को रिप्लेस करता है दैट इज प्रोनाउन। इट फॉर टाइम, डेट, डे एंड वेदर। अब वेदर भी वो लोग बोलते हैं, वेदर भी बोलते हैं, और वैसे आर यहाँ पर साइलेंट भी होता है, वेदर भी कहते हैं। वेदर भी सही है, वेदर भी सही है, वेदर भी सही है। और ये जो है हमेशा कंपल्सरली, अगर कभी आप टाइम बता रहे हो, डेट बता रहे हो, वेदर बता रहे हो, तो आपको वहां पर उसकी जगह पर हमेशा आपको इट ही यूज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक आपको अगर बताना है कि अभी क्या बज रहा है, 8 बज रहा है, तो इट इज 8 o'clock। अगर आपको बताना है आज दिन कौन सा है, इट इज मंडे टुडे। आपको अगर बाहर का वेदर कैसा है, इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, इट इज वेरी कोल्ड आउटसाइड, और बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। सो ये जो होते हैं आपका इट यूज होता है। टुडे इज रेनिंग, समटाइम्स पीपल स्पीकिंग में एंड स्पोकन में ऐसा बोल देते हैं कि टुडे इज रेनिंग, स्पोकन में चलता है, बट जब आप राइटिंग पे जाते हो, when you are writing an answer, all that time the correct answer will be it is raining। आई होप आप लोग ने इस चीज को सीख लिया होगा। और देखिए, अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप रोज बोलना शुरू करिए। आप गलत इंग्लिश बोलते हैं, चलता है, इंसान गलतियों का पुतला ही होता है। इस दुनिया में जितने भी लोग एक्सपर्ट बने हैं, जितने लोग भी परफेक्शन में आए हैं, दे ऑल हैव डन सो मच मिस्टेक्स। उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की है। मिस्टेक्स करने के बाद क्या होता है, परफेक्शन कब आता है, जब मिस्टेक से आप सीखते हैं। मिस्टेक्स आर बेस्ट टीचर, गलतियां हमारी सबसे अच्छी टीचर होती हैं। दे टीच अस सो मच थिंग्स, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अब अगर आप मेरा पहला वीडियो देखोगे तो वहां पर मैंने कुछ अलग चीजें करी है। मुझे लग रहा है एवरी डे एंड ईच डे वी आर लर्निंग, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ये हमारा सबसे फेवरेट कोटेशन है इन द कोचिंग जो हम बच्चों को सिखाते हैं। इफ यू वांट टू बी परफेक्ट यू मस्ट हैव टू डू प्रैक्टिस। आपको करना है, आपको करना चाहिए, यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, सो एंड सेकेंड कोटेशन अगर मैं कहूं कि अगर मैं सजेस्ट करूं तो मैं अपने बच्चों को बताता हूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और चूंकि इसके आगे बेस्ट लगा हुआ है, और जहां पर बेस्ट आ जाता है, जहां द बेस्ट आ जाता है, जहां पर सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है, इट मींस उससे बेहतर कुछ भी नहीं। इस दुनिया में जो सबसे अच्छा नियम है, जो सबसे अच्छी पॉलिसी है, वो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। अगर आप ईमानदार हैं, और ईमानदारी किसके लिए होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए खुद के लिए। क्या आप अपने लिए ईमानदार हैं? अगर आप अपने लिए ईमानदार हैं तो आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपकी सोसाइटी को, आपकी कंट्री को बेनिफिट होने वाला ही है। सो बी ऑनेस्ट फॉर योरसेल्फ ओनली, एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड दैट एवरीवन गेट्स बेनिफिट्स फ्रॉम यू। ओके, थर्ड रूल जो इसमें यूज होता है, इट एज अ डमी सब्जेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स देयर इज नो रियल सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, बट अ सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रामर, देन वी यूज इट।
सेंटेंस में इट तो यूज होगा, बट उसकी जो हिंदी है, जो उसका मीनिंग है, वो वहां उस सेंटेंस में कहीं पर भी दिखता नहीं है। लेकिन चूंकि एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर के बनता है, तो समटाइम्स सब्जेक्ट की पोजीशन क्लियर नहीं होती है, तो उसकी जगह पर एज अ डमी हम लोग इट को यूज करते हैं। और व्हाट इज स्ट्रक्चर, इट लगाते हैं, उसके बाद में आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसके बाद आप कोई एडजेक्टिव लगाते हो। एडजेक्टिव क्या है, फिर से मैं वही कहूंगा, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पूरा का पूरा लेक्चर है, वहां पर आप एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख सकते हो। प्लस टू, या टू लगाएंगे, या फिर दैट, और कोई एक क्लॉज लगाएंगे। क्लॉज क्या है, क्लॉज भी एक तरीके का सेंटेंस ही होता है, क्लॉज के बारे में कभी और बताएंगे। सो इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, तो वही देखिए आप, इजी एक एडजेक्टिव है, इट इज एजी एडजेक्टिव, एंड टू, एंड देन उसके आगे की क्लॉज पूरा आपको दे दिया, टू लर्न इंग्लिश। इट वॉज डिफिकल्ट टू सॉल्व द पेपर। अच्छा, इसके बारे में क्या है, इंग्लिश सीखना आसान है। अब आप ये नहीं कह सकते कि यह आसान है इंग्लिश सीखना, ये गलत है। हम लोग कैसे बोलते हैं, इंग्लिश सीखना आसान है, बट यहाँ पर इट जो है वो एज अ डमी यूज हो रहा है। इट वॉज डिफिकल्ट टू सॉल्व द पेपर, पेपर को सॉल्व करना कठिन था। अब ये नहीं कह सकते ये पेपर को सॉल्व करना कठिन था, दैट वाज रॉन्ग। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी डेली, ये बहुत जरूरी है, प्रत्येक दिन पढ़ाई करना, स्टडी करना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे इट ये सारे के सारे इट कैसे यूज हुए हैं, एज अ डमी यूज हुए हैं। इट हैज नो रियल मीनिंग हियर, इट इज ओनली फॉर ग्रामर, ग्रामर रूल के लिए यूज हुआ है। इट का यहाँ पर कोई भी अपना मीनिंग यूज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई वो डमी सब्जेक्ट कहा गया। चौथा रूल है, इट जो है वो इम्फेटिक इट है, जोर देने के लिए। एम्फेसाइज या इम्फेटिक का मतलब होता है किसी चीज पे स्ट्रेस देना, किसी चीज के ऊपर फोर्स देना, फोर्स देकर के कोई चीज कहना, जोर देकर के कहना। लाइक स्ट्रक्चर, इट इज, वही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हु या दैट लगा करके हम लोग इट के हेल्प से उस पे स्ट्रेस डालते हैं, इम्फेटिक एम्फेसाइज करते हैं। अब देखें, when special stress needs to be given to a person or thing, जब किसी एक चीज के ऊपर या किसी व्यक्ति को थोड़ा स्पेशलाइजेशन दिखाना होता है, उसके ऊपर जोर देते हैं, तब हम लोग इट का यूज करते हैं। जैसे इट वॉज राम हु हेल्प्ड मी, ये राम ही तो था जिसने मेरी मदद की। और अगर हम लोग राम में तो रहे जिसने हमारी मदद करी तो ये तो हम लोगों की लैंग्वेज है। इट इज इंग्लिश दैट आई लव मच, रियली ये अंग्रेजी ही है जिसको मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और मैं सच बताऊं तो अगर मैं प्यार नहीं करता होता, सो हाउ कुड आई able to teach you English and how could I able to speak English? So it was my love for the English so that I could be able to speak English and no problem. Common mistakes हम लोग it के साथ क्या करते हैं, English is easy to learn, ओके इन स्पोकन लैंग्वेज में ये ओके है, राइट है, ठीक है, स्पोकन में चल जाएगा, बट जब हम लोग राइटिंग करेंगे, एग्जाम में लिखेंगे तो गलत है। इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश, ये सही है। इंग्लिश इज इजी टू लर्न इज ओके इन स्पोकन, बट राइटिंग में करेक्ट नहीं है। उसके बाद आता है हमारा यूज ऑफ देयर। अब देयर भी कैसे है, डमी सब्जेक्ट की तरह। जब हम लोग, अब देखिए ट्रांसलेशन की बात कहां पर आते, एक बार एक राजा था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, इस तरीके से जो हम लोग बोलते हैं, सो वहां पर वो देयर हम लोग यूज करते हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, मेज के ऊपर एक किताब है, ऐसे ट्रांसलेशन नहीं कराए जाते हमको। ये हम लोगों के जो टेंसेस में होते हैं वो नहीं पढ़ाया जाता है। टेंसेस में लास्ट में हमारे हिंदी में आइडेंटिफिकेशन बता देंगे, और सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये सब बता देंगे, ऑब्जेक्ट बता देंगे, क्या क्या यूज होता है, ये सब कुछ बताएंगे, बट यूज ऑफ देयर नहीं बताते। यूज ऑफ इट हालांकि बुक्स में होता है, और अगर बताते भी हैं तो इतना एम्फेसाइज नहीं करते, इतना स्ट्रेस नहीं डालते कि ये आपको काम कहां पर आएगा। अगर ये बात जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगर हम लोग इसको सीख लेते हैं तो ट्रांसलेशन में तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ स्पोकन में भी मिलेगी, ठीक है। सो व्हेन वी स्टेट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, जब हम किसी स्थायित्व की, स्थायित्व का मतलब किसी चीज की मौजूदगी के बारे में बताते हैं कि वो इस धरती पर उपस्थित है, उपलब्ध है, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस, स्थायित्व की बात करते हैं, तब हम लोग देयर का यूज करते हैं। देयर इज, आर, वाज, वर, जो भी हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर सकते हो। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं। देयर वाज अ प्रॉब्लम यस्टरडे, कल एक समस्या आ गई थी, कल एक समस्या थी। द रियल सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द सेंटेंस, सेंटेंस के
लास्ट में हमारा रियल सब्जेक्ट आता है। जैसे बुक है, मतलब यहाँ पर आप कहोगे आफ्टर द सेंटेंस नहीं, आफ्टर देयर आप कहेंगे, देयर के बाद में ही उसको हम लोग लेकर के आते हैं। तो देयर भी जो है हमारा डमी सब्जेक्ट की तरह काम करता है। इट मीन्स कि देयर का कोई मीनिंग नहीं है, बट सेंटेंस को शुरू करने के लिए, बिकॉज सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सिंगुलर प्लूरल रूल में देयर, अगर हमारा उसके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन के लिए देयर यूज हो रहा है, तो देयर के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। अगर प्लूरल नाउन यूज हो रहा है या प्रोनाउन प्लूरल यूज हो रहा है, तो वहां पर हम लोग देयर के साथ आर यूज करेंगे। देयर इज अ बॉय आउटसाइड, बाहर एक लड़का है। देयर आर टू बॉयज आउटसाइड, बाहर दो लड़के हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा थर्ड, देयर विद अनकाउंटेबल नाउन। देयर का तीसरा रूल है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स में जिनको हम काउंट कर सकते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बट दे आर मेजरेबल। उनको मेजरमेंट उनका अलग होता है, बट काउंटेबल नहीं होता है। जस्ट लाइक हमारा वाटर है, मिल्क है, कोई भी हमारा मेटल है, ठीक है, और दे आर अनकाउंटेबल नाउन। जैसे देयर इज वाटर इन द बॉटल। अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, उनको हम लोग प्लूरली नहीं यूज करेंगे। देयर इज मिल्क इन द फ्रिज। देयर विद मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? आपकी बी वर्ब्स होती हैं, आपकी डू वर्ब्स होती है, आपकी हैव होती है, और उसके बाद में आपके मॉडल वर्ब्स आते हैं। मॉडल वर्ब्स में आपके क्या आते हैं? विल, शैल, would, should, can, could, may, might, need, dare, ought to, all that are modal verbs। अब मॉडल वर्ब्स में जैसे कि यहाँ पे देखिए कैन यूज हुआ है, मस्ट यूज हुआ है, शुड यूज हुआ है, तो दे ऑल आर मॉडल वर्ब्स। अब क्या है? देयर कैन बी अ मिस्टेक। अब देयर कैन बी अ मिस्टेक, यहाँ मतलब गलती हो सकती है। गलती कहीं भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। को अगर हमें अब आ गया वहां पे, गलती हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती कहीं भी हो सकती है। अब ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में स्टूडेंट्स को चैलेंज आता है और आपको भी आता है। और जब आपको हिंदी में बोलना होता है, आप नॉर्मली गलती तो होती है यार, गलती किसी से हो सकती है, गलती हो सकती है। अब उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? देयर कैन बी अ मिस्टेक, देयर कैन बी अ मिस्टेक, देयर मस्ट बी सम रीजन। अब कोई भी वजह हो सकती है, कोई वजह होगी, कोई भी वजह होनी चाहिए, या कोई भी वजह होगी, तो देयर मस्ट बी सम रीजन। अब अगर हमें वहां जाना है तो देयर मस्ट बी अ रीजन। वहां जाने के लिए कोई कारण तो होना चाहिए। अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलोगे कि देयर मस्ट बी अ रीजन टू गो देयर? वहां जाने के लिए कोई कारण तो होना चाहिए, कोई वजह तो होनी चाहिए। देयर शुड बी डिसिप्लिन इन द क्लास। अब क्लास के अंदर अनुशासन होना चाहिए। अब ऐसे सेंटेंसेस को आप देयर से स्टार्ट करते हैं और मॉडल्स के साथ यूज होते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये फेवरेट पार्ट है, आप देख लीजिए इसको कैसे यूज करेंगे। इट मींस काउंटेबल नाउन के साथ आपका सिंगुलर नाउन की तरह ही यूज होता है और उसमें सिंगुलर वर्ब भी लगेंगे। देयर इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव, मींस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में इसका कैसे यूज होता है, तो हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे होते हैं। दो तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक यस और नो टाइप, जहां पर यस या नो का आंसर आता है, और दूसरा हमारा होता है WH टाइप। जैसे इज देयर एनी प्रॉब्लम, वाई इज देयर एनी प्रॉब्लम, व्हेन इज देयर एनी प्रॉब्लम। तो इज देयर एनी प्रॉब्लम जब हम लोग कोई समस्या है, हम लोग नॉर्मली पूछते हैं क्या कोई समस्या है, या क्या नहीं हम लोग कह रहे हैं बट अंडरस्टूड है कोई समस्या है। तो आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या क्यों है? वाई इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या है क्यों? वाई इज देयर प्रॉब्लम, समस्या कब होती है भाई? व्हेन इज देयर एनी प्रॉब्लम। इस तरीके से आप स्पीकिंग में भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर जो एग्जांपल दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ यस और नो टाइप का है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है, जैसे आप इसके आगे क्या लगा दोगे, इसके स्ट्रक्चर में नॉर्मली सिंपल सा आ जाता है। जैसे आपने बोल दिया वाई, स्ट्रक्चर सेम रहता है, पूरा सेंटेंस वैसे ही नोट कर दीजिए। WH वाले टाइप जो है सेंटेंस, उसमें आपको सिर्फ क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसको आप इस सेंटेंस के आगे लगे। जैसे आर देयर मेनी स्टूडेंट्स, आर देयर मेनी स्टूडेंट्स मतलब क्या वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप कह सकते हैं
वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यों है, तो आप सिंपली इसके आगे वाई लगा दीजिए। वाई आर देयर मेनी स्टूडेंट्स, नेगेटिव, देयर इज नो मिल्क, देयर आर नॉट इनफ चेयर्स। देखिए, देयर आर नॉट इनफ चेयर्स, देयर आर नो चेयर्स, दोनों अलग अलग सेंटेंसेस है। देयर आर नॉट इनफ चेयर्स और देयर आर नो चेयर्स। नो चेयर्स का मतलब है कि एक भी कुर्सियां नहीं है, वहां पर एक भी कुर्सी नहीं है। देयर आर नॉट इनफ चेयर्स का मतलब कुर्सियां तो हैं लेकिन उतनी नहीं है जितने की लोग हैं, बैठने वाले जितने उतनी चेयर नहीं। देयर इज नो मिल्क, नो जब लग जाता है तो इसका मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, और नॉट इनफ का मतलब ये हो गया कि कुछ तो है लेकिन कुछ नहीं है। डिफरेंस बिटवीन इट वर्सेस देयर, इट कंडीशन, टाइम और सिचुएशन के लिए लगता है, देयर एग्जिस्टेंस के लिए लगता है। इट इज हॉट टुडे कंडीशनली है, देयर इज हीट टुडे। अब हॉट और हीट, हॉट मतलब गर्म, हीट मतलब भी गर्म ही होता है, लेकिन ये एग्जिस्टेंस के लिए लगा था और रेयरली यूज होता है, बहुत ही कम ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है पार्ट 3, यूज ऑफ लेट। देखिए, ये जो लेट है ना, बहुत ज्यादा आप जब कहीं जाते हो, खेलते हो, कूदते हो, तो बहुत ज्यादा बार आप लोग लेट्स प्ले, लेट्स गो तो ज्यादातर लोग बोलते हैं। तो लेट जो है, लेट मी स्पीक, लेट मी गो, लेट्स गो अहेड, लेट्स प्ले, इस तरीके के स्पीकिंग में बहुत यूज होता है। और इसके साथ साथ पैसिव वॉइस में इसका यूज होता है, जब इंपरेटिव सेंटेंस की हमें पैसिव वॉइस बनानी होती है तब लेट का यूज करते हैं। स्पोकन में बहुत यूज होता है, और जहां कहीं भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वहां पर लेट कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो लेट फॉर द परमिशन, परमिशन लेने के लिए भी लेट। अब जैसे कहते हैं लेट मी गो, लेट मी कम इन, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, आपकी यहाँ पे वर्ब, जैसे लेट मी गो, लेट हिम स्पीक, लेट हर ट्राई वंस। अब यहां पर अगर इसकी हिंदी है, अब मुझे जाने दो यार, अब मुझे जाना है या मुझे जाने दो, लेट हिम स्पीक, उसको बोलने दो। जब इस तरीके से उसे करने दो, उसे करना है, उसको करने दो, जब आता है तो वहां पर लेट का यूज करो। लेट हर ट्राई वंस, उसको कम से एक बार कोशिश तो करने दो। और गर्ल्स को, तो गर्ल्स के लिए ये यही जरूरी भी है, सही भी है। लड़कियों के लिए क्या होता है कि बहुत कम ही उनको परमिशंस मिलती है, बहुत कम आजादी है। और मैं लड़के लड़कियों में कोई भेद तो नहीं करता, पर मैं फेवर ज्यादातर लड़कियों का इसलिए लेता हूं क्योंकि बॉयज को ज्यादा फ्रीडम है, वो कभी भी किसी भी समय उनको आने जाने की, कहीं भी घूमने टहलने की आजादी होती है, घर में भी उनको ज्यादा छूट दी जाती है। बट लड़कियों को जब अपने सपनों के लिए बात करनी होती है, पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने की बात करनी होती है, तब उनको हमेशा परमिशन की जरूरत पड़ती है। और कोई ना कोई आकर के उनके फेवर में खड़ा होता है, कोई उनका सपोर्ट करता है। कई बार मम्मी पापा को बोलते हैं, या पापा मम्मी को बोलते हैं, या चाचा बोलते हैं, या कोई और फ्रेंड बोलता है, या कोई रिलेटिव बोलता है। और क्या बोलता है कि अगर वो लड़की पढ़ना चाहती है और पेरेंट्स रोक रहे हैं, तो कोई आकर के कहते हैं लेट हर ट्राई वंस, कम से कम उसे एक बार कोशिश तो करने दो। सो आप भी इस तरीके के सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में लेकर के आइए, उनको प्रैक्टिस करिए, उनको बोलिए। जितना ज्यादा आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप उनको बोलेंगे, उतनी ही स्ट्रांग आपकी इंग्लिश हो जाएगी, उतनी ही अच्छे आप स्पीकर बन पाओगे, और उतनी ही अच्छी आपकी ग्रामर होगी, उतनी अच्छा आपका एग्जाम जाएगा, उतनी अच्छे आपके मार्क्स भी आएंगे। लेट फॉर सजेशन या प्रपोजल। अब प्रपोजल का मतलब केवल एक ही मतलब आप लोग मत लीजिए कि किसी को प्रपोज करना। प्रपोजल का मतलब होता है आग्रह करना, अपनी बात को रखना। सजेशन का मतलब हम लोग जानते हैं एडवाइस होता है, किसी को सलाह मशविरा देना। स्ट्रक्चर क्या होगा, लेटस, लेट्स, लेट अस का शॉर्ट फॉर्म लेट्स, जो मैं बार बार अभी बोल ही रहा था, और साथ में उसके वर्ब। लेट अस स्टार्ट द क्लास, चलो क्लास शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं एक प्रपोजल रख रहा हूं, या कोई टीचर है, लेट्स स्टार्ट अ क्लास, तो मैं आग्रह कर रहा हूं और मैं अपनी बात रख रहा हूं बच्चों के सामने। लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। कोई लड़का या कोई प्लेयर है, स्पोर्टमैन है, वो किसी दूसरे व्यक्ति से, स्पोर्टमैन से कह रहा है कि चलो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अब कोई हमें सलाह दे रहा है, हमारे पेरेंट्स ही कह रहे हैं कि चलो कोई समय बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद नहीं करते, अपने काम पे लगो। लेट फॉर ऑर्डर कमांड, ये ऑर्डर कमांड देखिए आपके बोलने के लहजे पर डिपेंड करता है, आप साउंड कैसे कर रहे हो, आप एक्सप्रेशन कैसे दे रहे हो, ये इससे पता चलता है कि आप ऑर्डर दे रहे हो। और ऑर्डर आपका कमांड जो है वो कैसा है, वो आपके
एक्सप्रेशन पे और आप कैसे उसको बोल रहे हो, कैसे साउंड कर रहे हो। जैसे यहाँ पर अगर एग्जांपल है, लेट द स्टूडेंट्स कम इन। मान लिया गेट कीपर ने बच्चों को बाहर रोक लिया है, वो आने नहीं दे रहा है, और मैं एज अ डायरेक्टर वहां पे खड़ा हूं और गेट कीपर को बोल रहा हूं लेट्स द स्टूडेंट्स कम इन, लेट द स्टूडेंट्स कम इन। तो अब क्या हो गया, मैं उसको ऑर्डर कर रहा हूं। और अगर मैं कह रहा हूं लेट्स द स्टूडेंट्स कम इन, तो इसका मतलब क्या हो गया, सॉफ्टली मैं कमांड दे रहा हूं, नेचर मेरा सॉफ्ट है। तो ये हमारे लहजे के ऊपर, हाउ यू एक्सप्रेस, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेट द डोर बी क्लोज। फिर उसके बाद जब बच्चे अंदर आ जा रहे हैं तो मैंने क्या कहा, दरवाजा बंद रहने दो, तो लेट द डोर बी क्लोज्ड। और या फिर बोला लेट द डोर बी क्लोज्ड, गेट बंद ही रहने दो। ओके, सो यहां पर आपने ये समझ लिया कि ये हमारे एक्सप्रेशन और साउंड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कमांड किस तरीके से दे रहे हैं, ऑर्डर किस तरीके से दे रहे हैं। लेट इन पैसिव वॉइस, मैंने बताया लेट का यूज इंपरेटिव सेंटेंस की जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पर लेट का यूज होता है, और उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ दो जगह यूज होती है, एक तो सभी प्रकार के परफेक्ट टेंस में, और दूसरा हमारे पैसिव वॉइस में। एग्जांपल, लेट द वर्क बी डन। अब क्या है, चलो काम करो। अब चलो काम करो या काम करो, अपना काम करो, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वे सेंटेंसेस जिनके अंदर हम किसी को सजेशन करते हो, एडवाइस देते हो, ऑर्डर कमांड करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, वे सारे के सारे हमारे इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब चलो काम करो तो सजेशन दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं। अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है, और पैसिव और इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो हमारा सब्जेक्ट यू होता है वो अंडरस्टूड होता है, छिपा होता है, यूज नहीं करते। जैसे ही उसको यूज करोगे इंपरेटिव सेंटेंस ना रह करके अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। सो अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, लेट द वर्क बी डन, ये स्ट्रक्चर हमारा फॉलो होता है कि उसको चलो उसको काम करने दो, और किसके द्वारा, बाय यू, अंडरस्टूड है यहाँ पे, क्या अंडरस्टूड है, बाय यू। लेट द ट्रुथ बी स्पोकन, तो यहां पर क्या है, सत्य बोलो, सत्य बोलना चाहिए, तो यहां पर उसका पैसिव वॉइस बना हुआ है। लेट वर्सेस अलाउ, लेट और अलाउ में क्या है, लेट इनफॉर्मल स्पोकन में हम लोग बोलते हैं, जैसे माय फादर लेट मी गो, यहां पर अगर आप एक कॉमा लगा लें, माय फादर लेट मी गो, माय फादर अलाउड मी टू गो। तो यहां पर दोनों में क्या अंतर है, फॉर्मल और इनफॉर्मल का। इनफॉर्मल क्या होता है, जब हम किसी रिलेटिव, फ्रेंड या पेरेंट्स या किसी जानने वाले को लेटर या इन एड्रेस करते हैं तो वो इनफॉर्मल में आता है। और जब हम कोई ऐसे जैसे मैनेजर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, ऐसे लोगों को इन्फॉर्म एड्रेस करते हैं या उनको लेटर लिखते हैं तो वहां पर ये फॉर्मल आता है। सो माय फादर अलाउड मी टू गो, मेरे पिताजी ने मुझे परमिशन दी। ओके, कॉमन एरर्स जो हम लोग करते हैं, लेट टू मी गो, यहाँ पे जो ये टू है ये रॉन्ग है, टू नहीं लगाएंगे, लेट मी गो बोलेंगे। लेट अस टू गो, ये रॉन्ग है, लेट अस प्ले बोलेंगे। देन इसके बाद में आता है प्रैक्टिस सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, इनके आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। जैसे आपका यहाँ पे ब्लैंक है, इज वेरी कोल्ड टुडे, आर मेनी मिस्टेक्स इन दिस पेपर, मी एक्सप्लेन वंस अगेन, इज इंपॉर्टेंट टू रिवाइज डेली, इट देयर लेट, तीनों में से कोई एक चीज आपको इन हर एक सेंटेंस में। आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया है तो कमेंट में लिखिए इट देयर लेट इक्वल टू क्लियर। आपको भी लगता है कि मेरे वीडियोस आपको काफी हेल्पफुल है, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने व्हाट्सएप स्टोरी स्टेटस पे लगाइए और अपना प्यार दीजिए। और बहुत जल्दी हम लोग सक्सेसफुल टीचर बनेंगे ऑनलाइन जर्नी में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड जी ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी। थैंक यू, बाय बाय।